हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का इक्विटी वाला पार्ट। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का इक्विटी वाला पार्ट इन आवर CA/CMA सिलेबस वैल्यूएशन चैप्टर में 3 टॉपिक्स है। वन ऑफ द टॉपिक्स इज इक्विटी, राइट। इसके बाद है बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, राइट शेयर एंड बाईबैक ऑफ शेयर्स। ओके, पहला जो टॉपिक हम लोग चूज़ किया उसका नाम है इक्विटी। जो लास्ट क्लास फॉलो किया है, इक्विटी मतलब क्या है? इक्विटी मतलब दे आर बेसिकली अ शेयर होल्डर और ओनर ऑफ दिस कंपनी, मेन इन्वेस्टर। ठीक है, जो घर का सदस्य होता है ना, एक घर का जो सदस्य होता है, जो आपके घर पे भैया है, भाभी है, वो लोग तो सदस्य होता है ना। वो लोग कि आपके घर का मेन है, मुखिया है। और मुखिया और एक होता है जिसको बोलते हैं CEO। घर का मुखिया कौन है? CEO। कभी कभी प्रोमोटर लोग की CEO बन जाता है। ठीक है, अलग लोगों को भी बिठाया जाता है। CEO बेसिकली मैनेजमेंट पोस्ट है। CEO बेसिकली मैनेजमेंट पोस्ट है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव में रहता है CEO, जो कंपनी को चलाता है, कंपनी का डे टू डे डिसीजन लेता है। दे आर बेसिकली अ CEO, राइट। अभी चलो मेन टॉपिक में। हम कुछ टॉपिक्स लिख के रखा है क्योंकि ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। बुक वैल्यू हम लास्ट क्लास में ही बोले थे। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू क्या है? जो कंपनी का एसेट्स है, एसेट्स में क्या क्या चीज़ आता है? फिक्स्ड एसेट्स आता है, फिक्स एसेट्स, और क्या आता है? करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, क्या रहता है? बिल्डिंग रहता है, फर्नीचर रहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहता है जो फिक्स्ड एसेट जैसा काम करता है, लाइक कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल। दे आर नेम्ड बाय अ फिक्स्ड एसेट्स। एंड करेंट एसेट्स कौन कौन लोग होता है? सन्ड्री डेटर्स, जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, दे आर बेसिकली डेटर्स। बैंक बैलेंस, जो करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, वो भी करेंट एसेट्स में आता है, राइट। और क्या आता है? और बहुत सारा चीज़ आता है जो करेंट एसेट्स में आता है। दोनों मिला के एसेट्स होता है, और इस एसेट्स से लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो मिलता है उसी को बोला जाता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। तो मन में क्वेश्चन आ सकता है, लाइबिलिटीज क्या है? भाई लाइबिलिटीज बैंक लोन है, भाई लाइबिलिटीज डिबेंचर है, बॉन्ड है। बेसिकली जो तुमको पे करना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको रीपे करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। वे दोनों चीज़ जो एसेट्स से लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो पड़ा रहता है, जो अमाउंट जो रहता है, जो वैल्यूएशन, जो वैल्यू रहता है कंपनी में, वही तो मेन वैल्यू है। पकड़ लो, आज तुम सारा लाइबिलिटीज पे कर दिया। लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो पैसा अकाउंट में या तो एसेट्स के फॉर्म में पड़ा रहेगा, उसी का ही वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू है कंपनी का,
जिसे बोला जाता है बुक वैल्यू, जिसे बोला जाता है बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी, बुक वैल्यू ऑफ दिस, बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। और इस बुक वैल्यू ना शेयर होल्डर्स का है और किसी बाप का नहीं है। ये जो बुक वैल्यू पड़ा रह रहा है ना, मतलब लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद जो है, ये बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स का है। और शेयर होल्डर्स में कौन कौन आता है? प्रेफरेंस शेयर भी आता है ब्रॉस, सब इक्विटी नहीं। प्रेफरेंस शेयर को भी लिया जाता है। तुम अगर टी शेप में, जो अगर हम तुमको दिखा रहे हैं एक टी शेप में, ये यहाँ पर रहता है फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर रहता है करंट एसेट्स, ताकि तुमको समझ में आए, टी शेप में समझा रहा है इसीलिए। करंट लाइबिलिटीज़, राइट, करंट लाइबिलिटीज़ एंड अदर लाइबिलिटीज़। बाकी जो अमाउंट रहता है वो रिजर्व के फॉर्म में रहता है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में रहता है। शेयर कैपिटल में क्या क्या रहता है? इक्विटी रहता है, इक्विटी रहता है, प्रेफरेंस शेयर रहता है। ये वाला जो पोर्शंस है, ये वाला पोर्शन शेयर होल्डर का है। और शेयर होल्डर कौन कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। अगर कंपनी वाइंड अप में जाता है तो पहले क्या करता है? हम फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स को बेचा जाता है, उससे पैसा उठाया जाता है। करंट लायबिलिटीज़ में जो जो ड्यू है वो लोग को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद जो पैसा पड़ा रहता है वो इन लोगों के बीच में बांटा जाता है वाइंड अप में। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो वाइंड अप में जाता है ना, उसके पास पैसा नहीं रहता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो शेयर होल्डर को तो पैसा देने का कोई बात ही नहीं है। चलो, अभी बुक वैल्यू तो समझ में आ गया, बुक वैल्यू समझ में आ गया। बुक वैल्यू क्या है? बेसिकली ये शेयर होल्डर्स फंड है। और इस शेयर होल्डर्स फंड को तुम अगर नंबर ऑफ शेयर इशूड से डिवाइड करोगे तो आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, राइट। देखना है एग्जाम्पल? रुको, हम इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं इसको। एक सेकंड, वन सेक। मनी कंट्रोल, ITC ले रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी। इसके बारे में कोई बुरा नहीं बोल सकता है। देखो भाई साहब, भाई साहब, बुक वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो, बुक वैल्यू 49.50। तो बुक वैल्यू कहाँ से आया? ये बुक वैल्यू आया है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से, ठीक है। ये बुक वैल्यू आया 49.50 जो पर शेयर्स है। बेसिकली जो बुक वैल्यू ऑफ, टोटल बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू पर शेयर। हम ना मतलब बहुत बार इस पेज में आएंगे और जो जो हम समझा रहे हैं लिख के, वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझेंगे, वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे ताकि तुम लोग लिंक कर पाए। और एक बार लिंक कर पाया ना तो भाई बहुत मस्त लगेगा पढ़ने में, राइट, बहुत मस्त लगेगा पढ़ने में। चलो उस पेज में जाते हैं। We will value the equity share by using present value concept.
प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम क्या बोले थे, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट समझाए थे, ताकि इस चैप्टर के आने से पहले तुमको पीवी और एफबी का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो वी विल वैल्यू द इक्विटी शेयर बाय यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। हम बाद में देखेंगे, जब हम सम्स करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम वैल्यूएशंस ऑफ इक्विटी करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ वी विश टू बाई एनी शेयर टुडे देन व्हाट रिटर्न्स और अमाउंट वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर। मतलब अगर तुमको इस प्राइस में आईटीसी का शेयर खरीदना है तो तुम कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इन फ्यूचर कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ेगा, इससे डिविडेंड मिलेगा। जो कैश फ्लोज तुमको आने वाला है वो तुम कैलकुलेट करके तभी ना आज तुम मतलब इन्वेस्ट करोगे। पकड़ लो 426 रुपीज़ इन फ्यूचर यू एक्सपेक्ट कि 500 तक जाएगा, और इसके बीच में तुमको डिविडेंड भी मिलने वाला है अराउंड 20 रुपीज़ का, तो तुमको इफेक्टिवली 520 रुपीज़ मिलने वाला है। तुम ऐसे डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं कर सकते हो ना कि 426 लगा के मेरे को 520 मिला है। क्यों नहीं हम कंपेयर कर सकते हैं? द कॉन्सेप्ट नेम बाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से हम इस दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस अमाउंट को इसके बीच में अगर 1 ईयर का गैप है, मतलब 1 साल में 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है और 20 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है, जो इफेक्टिवली मेरे को 520 रुपीज़ मिलने वाला है, उसको हम डिस्काउंटेड करके इस दिन जहाँ पर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन तुमको पता होना चाहिए कि इस 520 रुपीज़ का क्या वैल्यू है आज। पकड़ लो आज 520 रुपीज़ का इफ़ आई एस्टिमेट कि 520 रुपीज़ का जिस परसेंटेज से हम डिस्काउंटेड कर रहे हैं उसमें आ रहे 420 रुपीज़ और अभी का प्राइस है 426 रुपीज़, तब क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं हम? क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? 6 रुपये का तो लॉस है। दिमाग खुल रहा है तुम लोगों का? अगर 520 रुपीज़ को डिस्काउंटेड करके तुमको अगर 420 रुपीज़ दिख रहा है कि आज के दिन में इसी का वैल्यू है 420 रुपीज़, पर हम खरीद रहे 426 रुपीज़ में, तो तुम महंगा में खरीद रहे हो। शेयर का प्राइस बढ़े 520 रुपीज़ हुआ भी है, फिर भी तुम लॉस में हो। एक एडुकेटेड इन्वेस्टर और एक लेमैन पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। The bone of all the financial concept, all the SFM subject, finance subject, the bone of all the financial sector, time value of money। तुम LIC लेने जा रहे हो, LIC का कोई फंड लेने जा रहे हो, कोई स्कीम लेने जा रहे हो, तुमको बोला जा रहा है 6 साल के बाद 10,000 मिलने वाला है, 20,000 मिलने वाला है, एनी अमाउंट दे प्रॉमिस। कंपनी ऑफर्ड यू कि तुम 600 रुपये करके पर ईयर प्रीमियम दो, आफ्टर 10 ईयर्स तुमको हम 60,000 देंगे, 65,000 देंगे। तो तुमको क्या दिख रहा है कि 600 इंटू 12 दैट वट एवर दिस अमाउंट इंटू 10 वट एवर दिस अमाउंट, तो इससे अगर ज़्यादा मिल रहा है देन हम लोग प्रॉफिट में हैं, ऐसा लग रहा है ना? पर दिमाग में ना हर टाइम याद रखना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम्ड बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, डिस्काउंटेड करके देखना पड़ेगा कि आज के दिन में जो 10 साल बाद मिलने वाला है उसका वैल्यू आज क्या है, और जो पैसा तुमको देने वाले हो, जो पैसा तुम इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर जो इन्वेस्ट करने वाले हो और डिस्काउंटेड अमाउंट, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है
वो अगर कम है, डिस्काउंटेड वैल्यू कम है और तुम इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा है, तो तुम लॉस में हो। तुम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो तुमको ओवर द 10 years मिलने वाला है उससे तुम ज़्यादा, मतलब पैसा ज़्यादा दे रहे हो, तुम प्रॉफिट में नहीं हो। तो ऑलवेज कैलकुलेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। तो उसका मतलब कैसे निकाले, पहले क्लास में हम समझाए थे। पीवी का कॉन्सेप्ट लगाओ उस पर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करो। जो 10 साल में मिलने वाला है उस 10 साल का उस 10 साल का जितना भी अमाउंट मिलने वाला है उसको डिस्काउंटेड करके आज के दिन में कितना है वो देखो। उससे अगर कम तुमको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है देन गुड, वेल एंड गुड, देन तुम प्रॉफिटेबल में हो। वही है रियल प्रॉफिट, वही है रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट उसी को बोला जाता है। पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड पीवी ऑफ ऑल द इनफ्लोस इन ओवर द ईयर अगर माइनस किया जाए, उससे अगर तुमको 10,000 ज़्यादा मिलेगा, 10,000 का गैप है, दिस इज योर रियल इनकम, दिस इज योर रियल इंटरेस्ट। अगर कहीं पे रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, क्यों इन्वेस्ट करना है? बैंक में पैसा डालो ना, फिक्स इंटरेस्ट में पैसा मिल जाएगा तुमको। एफडी में पैसा डालो, 6-7% का मिल जाएगा। क्यों माथापाची करना है? अगर 7% का भी अगर रिटर्न नहीं मिलने वाला है, वाई डू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एंड ऑल दो 7% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में। आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं, राइट? बहुत डेप्थ में गए थे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या, बिफोर जम्प्ड इनटू सिलेबस, रेशियो का कुछ, रेशियो एनालिसिस का कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है? ईपीएस बहुत इजी है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर क्या है? सेल्स, एक सेकेंड, कोई भी ना कंपनी का रियल डेटा उठाते हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट उठाते हैं। प्ले विद रियल डेटा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हम बैलेंस शीट में आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए, ठीक है? पहले ना इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम लोग इसके ऊपर कुछ एडिट वेडिट कर सकें। सॉरी फॉर टेक योर टाइम, स्किप कर सकते हो इस टाइम को, हम रिकॉर्डिंग बंद नहीं करने वाला है, क्योंकि मेरे को एडिट में एक मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। सॉरी फॉर दैट।
चलो ये हम लोगों का क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहीं से समझेंगे। देखो ईपीएस दिख रहा है तुमको, अर्निंग पर शेयर, ये अपना 21 का है, ये अपना 22 का है। ऑल दोज फिगर्स इन क्रोर्स, ओके। एक है अपना बेसिक, एक है डाइल्यूटेड। बेसिक डाइल्यूटेड क्या है हम समझाएंगे, उसका टेंशन मत लो। अभी ये आया कैसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी का जो जो रेवेन्यू है, लाइक सिगरेट का बिजनेस, दूध का बिजनेस, मिल्क प्रोडक्ट, आटा, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी है, जितना भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर है। अदर्स इनकम मतलब जो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ये नोट्स में लिखा रहता है, रुको क्या क्या इसका अदर्स इनकम है। 22, नोट्स नंबर 22। थोड़ा टाइम लगेगा भैया, पर ना जो हम लोग आज समझेंगे मस्त समझेंगे, ठीक है। ये अपना डिप्रिसिएशन है, हाँ डिप्रिसिएशन सीट है। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या देखे थे 2 है, शायद ऐसे उल्टा करके लिखा हुआ है। ये हम पहले से स्टडी नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम यहाँ यहीं पर कर रहे हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये अपना डिविडेंड का रिपोर्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल का है, अदर्स इनकम नोट्स 22, नोट्स 22। ₹1,514। ट्वेंटी टू में था, हम पागल है क्या, टाइम लगा है। देखो भाई, सॉरी फॉर डिले। स्किप कर सकते हो, जितना भी टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं स्किप कर सकते हो आराम से भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप दिस, जितना भी हम टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे सामने डाउनलोड किया, खुद यहीं पे पढ़ रहे। आई थिंक आई गॉट दिस, यस। देखो अदर्स इनकम में क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम कहाँ से आया, इस कंपनी ने कुछ और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उसके वजह से इसको डिविडेंड इनकम मिला है। इंटरेस्ट इनकम कहाँ से मिला है, किसी को लोन दिया है या तो बैंक में एफडी किया है, उसी से इंटरेस्ट इनकम आया। अदर्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो इसका मेन ऑपरेशंस है, लाइक सिगरेट का बिजनेस, होटल का बिजनेस, वो सब छोड़ के अगर नॉन ऑपरेटिंग कुछ इनकम मिला, कुछ एसेट सेल किया, उससे सेल करके कुछ प्रॉफिट मिला, ये सब सारा मिलके आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एंड अदर गेन्स एंड लॉस, बहुत सारा इनकम गेन्स एंड लॉस में आता है। तो सारा मिला के कितना होता है 2589.97, राइट। तो अदर्स इनकम का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया, क्यों हम दिखाया है। किसी किसी के मन में ना, जब हम पढ़ रहे थे तो हमको मेरे को डाउट हुआ था कि अदर्स इनकम क्या है, दैट इज़ वाई चेक कर लिया तुम्हारे सामने कि ताकि तुमको समझ में आए, राइट। अदर्स इनकम हो गया तो टोटल इनकम आ गया। बाकी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, स्टॉक इन ट्रेड जो क्लोजिंग स्टॉक है बेसिकली,
एक्साइज ड्यूटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके कितना आता है? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस, दिस अमाउंट। एक्सेप्शनल आइटम्स में क्या है? कुछ नहीं है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 19829.53। उसमें करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स माइनस करेंगे तो आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, items that will not reclassified to profit and loss account, profit or loss account. Different benefit plans, equity instrument, other comprehensive income, portions and all, income tax relating to which is not reconciled। अच्छा, कुछ जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता नहीं है वो नीचे लिखा हुआ है, अदर्स कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड लॉसेस। टोटल इतना है, टोटल इतना है, मिला के जो है वही है अपना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर दिस ईयर, राइट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल्स टू अर्निंग पर इक्विटी शेयर, राइट, अर्निंग पर इक्विटी शेयर। ईपीएस इसी को बोला जाता है, ईपीएस इसी को बोला जाता है। 27(1) नोट्स में जाके हम प्रैक्टिकली देखेंगे। 27 नोट्स देखो, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट फॉर दैट ईयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर, इतना नंबर ऑफ शेयर इशू किया गया है। इफेक्टिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर और एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है? जो एम्प्लॉय कभी कभी ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय को ना स्टॉक ऑप्शंस ऑफर किया जाता है, तो मतलब ये प्रोविजनल है कि इतना नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो सकता है एम्प्लॉय को, तो उसको भी लेके आया है इधर। सारा मिला के जितना है B plus C, weighted average number of ordinary share in computed for computing in diluted earning per share। बेसिक कहाँ से आया? जो नॉर्मल जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड किया गया है, डिवाइडेड प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल जो शेयर इशूड किया गया है उसको बोला जाता है A डिवाइडेड बाई B। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिक कहाँ से आया? ए वाला अमाउंट डिवाइडेड बाई A। इसमें ना ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग मिला नहीं है। जो ऑलरेडी इशू हो गया है, जो ऑलरेडी मार्केट में इशू हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, उसको डिवाइड करने से जो आता है उसी को बोला जाता है बेसिक शेयर्स, राइट, उसको बोला जाता है बेसिक शेयर्स। और डाइल्यूटेड शेयर जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस अमाउंट डिवाइडेड बाई दिस नंबर ऑफ शेयर्स, तो आता है 12.22, राइट। कैलकुलेशन सही है ना? वेट ए सेकेंड, आई विल चेक। हाँ 12.22, ठीक है 12.22। एक सेकेंड, 6 5 7 8 1 2 3 1.66 मतलब ये राइट ऑफ किया गया है, इसके वजह से तुमको सेम दिख रहा है, पर डाइल्यूटेड शेयर और बेसिक शेयर सेम नहीं है। अगर यहाँ से अगर पूरा सारा डिजिट लिया जाए ना तो तुम देखोगे इसमें डिफरेंस है, डाइल्यूटेड शेयर थोड़ा कम है। देखो
यहाँ पर देखो 123165717171748, यहाँ पर कितना है 123220191118। तो ये तो ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शंस दिया जा रहा है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, वो दोनों जोड़ के इतना आ रहा है। तो डायलूटेड शेयर थोड़ा सा कम है, ये तो राउंड अप किया गया है, इसके वजह से इतना आ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शंस का डिफरेंस है। अगर तुम अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ये आएगा, थोड़ा सा कम ये आएगा। तो इसीलिए इसको बोलता है डायलूटेड शेयर्स। लाइक आई थिंक अर्निंग पर शेयर तुमको एकदम क्लियर हो गया। अभी इसको रटने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली। टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को सारा हम लोग पेमेंट कर दिया है, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी ब्ला 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 है, वो सारा पेमेंट करके ही तो इतना आ रहा था लास्ट में। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड, जो नंबर ऑफ शेयर इशूड इज कॉल्ड बाय अर्निंग पर शेयर और ईपीएस। आई थिंक ये सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिविडेंड पर शेयर। कितना मिनट हुआ है? ठीक है, चलो डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर में क्या है? टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी अपना जनरल मीटिंग में पकड़ लो, प्रॉफिट का 10% एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करने का डिसाइड किया है। इसको बोला जाता है डिविडेंड डिक्लेरेशन। जो टोटल डिविडेंड जो पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर। एग्जाम्पल दिखाए? रुको, टाइम दो, दिखा देते हैं। है ना, ऐसा पढ़ने में क्या है ना, सारा चीज़ ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है भाई। बुकीज नॉलेज तो ना एकदम मेरे को पसंद नहीं है। सिर्फ पढ़ो रटो, एग्ज़ाम में पास हो जाओ भाई। पढ़ के भी क्या फ़ायदा, पास हो के भी क्या फ़ायदा। फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। कंपनी में जॉब करने जाओगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ा दिया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? तो यहीं से सीख लो अगर किसी को डाउट है किसी चीज़ में। ऐसे फिनेंशियल स्टेटमेंट उठाया, सारा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। डिविडेंड ये सब चीज़ ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। हमने इस क्लास को ना बीच में कट कर देंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, और ना 20-20, 30-30 मिनट का, 40 मिनट का मैक्सिमम एक क्लास रहेगा, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। 1-2 घंटा देखेगा ना कोई भी क्लास तो छोड़ के चला जाएगा, बोले तुम पढ़ो भाई, हमको पढ़ने का कोई दरकार नहीं है, हम तो पढ़ ही लिया है। देखो, अरे भाई इसको घुमाए कैसे, तो घुमा दिया है। भाई अपना जो फ़ोन में दिख रहा है ना, देख रहा है फ़ोन में, घुमा लो, ऐसे क्या ही कर सकते हैं हम। मेरे को पता नहीं इसको कैसे घुमाया जाता है। अच्छा देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी इसमें नहीं है। चेंजेस ऑफ इक्विटी में क्या क्या चेंज आया है? डिविडेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, टाइम दो थोड़ा। हाँ, डिविडेंड साल पेपर, एक सेकंड है। It you can skip this time, आराम से स्किप कर लो ताकि तुमको टाइम बचे। प्लीज़ भाई बोर मत हो, फिर गाली मत दो मेरे को।
लोन्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डिविडेंड का भी स्टेटमेंट रहता है। देखो ये म्यूचुअल फंड में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये लोग म्यूचुअल फंड ICICI LIC में पैसा लगाया, वो वाला फेस वैल्यू कितना है, कितना नंबर में है, इसका वैल्यू आज के दिन में कितना है, सारा इसका स्टेटमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू, टू फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंटिन्यू, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है और कितना अमाउंट में है। ट्रेड रिसीवेबल शायद नीचे रहेगा, मिल नहीं रहा है भाई साहब, मिल जाए। इसका क्या क्या बिजनेस है देखो, इसका क्या क्या बिजनेस है। FMCG का बिजनेस है, सिगरेट, ब्रांडेड पैकेज ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स, सेफ्टी मैट्स, अगरबत्ती, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, ग्रॉस रेवेन्यू, जो ग्रॉस रेवेन्यू हम पढ़े थे ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसका FMCG का यहाँ से इतना रेवेन्यू आता है। होटल में ITC का होटल पता है ना, ITC का होटल, तो ITC का होटल से 1279.3 करोड़ आता है। एग्री बिजनेस में भी है, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक व्हीट, राइस, सोया, स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड एक्वा, इसमें से इतना आता है, अच्छा खासा पैसा आता है। पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग, जो कॉपी आता है क्लासमेट का पेपर, उधर से इतना अमाउंट आता है। आधा से इतना पे। इंटरेस्ट इनकम देखो, डिपॉजिट इन बैंक्स, फिनेंशियल एसेट्स, मैंडेटरी मेजर्स एट amortize कॉस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जो इंटरेस्ट इनकम आता है। डिविडेंड इनकम देखो, इस कंपनी में जो जहाँ इन्वेस्टमेंट किया, अदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे इतना इतना पैसा मिला है। अदर गेन्स, फॉरेन एक्सचेंज का, जो फॉरेन में शायद इसका मतलब ऑपरेशंस है, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो उसका इसके बीच में जो गैप में जो प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, उसी का है इफेक्ट अदर ग्रॉस इनकम में हुआ। ऊपर में जो हम लोग देखे थे उसका शायद तुमको एक आइडिया आ गया। अदर एक्सपेंस में देखो, फायर एंड फूल, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग, मशीनरी, अदर्स, सारा का सारा जितना भी खर्चा किया है, सारा का सारा यहाँ पर है। ऑडिट फीस में कितना दिया है, टैक्स ऑडिट फीस में कितना दिया है, कॉस्ट ऑडिटर फीस में कितना दिया है, राइट, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में कितना दिया है, फीस पर लिमिटेड रिव्यू कितना दिया है, सारा का सारा खर्चा यहीं पे है। हुआ भाई। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस कितना है, अभी ये EPS हम लोग समझे थे। हम लोग को दिखने नहीं देगा, हमको लग रहा है ऊपर ऊपर से ही जाना पड़ेगा। आई थॉट टू एक्सप्लेन ऑल दैट थिंग्स, रहना तो चाहिए डिविडेंड का। यहाँ पर सर्च देने का भाई कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है मेरे को। गाइस एक काम करता हूँ ना, इसको ना, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ढूंढ के रखता हूँ, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम दिखाते हैं।